नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 5 दिसंबर को एक बार फिर से बिहार में वोटिंग होने जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिरहुत स्नातक में होने वाले एमएलसी उपचुनाव की, जो कि दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। सब यही जानना चाह रहे कि आखिर इस बार तिरहुत क्या बोल रहा है, तो आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, आपको फ्रेम में एक तरफ नजर आ रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी, तो वहीं दूसरी तरफ आपको नजर आ रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी। तो आइए फिर इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ज्ञानेश्वर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि तिरहुत से क्या कुछ खबर आ रही है, क्या बोल रहा है इस बार तिरहुत? देखिए समरीन, ऐसा है कि तिरहुत में 4 लोगों के बीच में टक्कर दिखाई पड़ रही है। अभिषेक झा जेडीयू के प्रत्याशी हैं, गोपी किशन आरजेडी के प्रत्याशी हैं, राकेश रोशन निर्दलीय हैं और विनायक गौतम जनसुराज के प्रत्याशी हैं। लेकिन इस चुनाव को इस रूप में आप समझिए कि यह बहुत टेक्निकल और बहुत कैलकुलेटेड चुनाव होता है, ठीक है ना। करीब 1.5 लाख मतदाता बने हैं। लेकिन हमने क्यों कहा टेक्निकल और कैलकुलेटेड चुनाव होता है? इसलिए कि इस चुनाव में जो उम्मीदवार मतदाता बनाता है उसे ही पता होता है कि यह मतदाता है कहाँ, ठीक है ना। हाँ, तो मतदाता बनाने की प्रक्रिया और यह चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है वह करीब करीब साल भर का है। देखिए, और दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, हमने हमेशा माना है कि जो एमएलसी का चुनाव है ना, वह रुपया से लड़ा जाता है। अच्छा, पैसे से? हाँ, रुपया पैसे से, ठीक है ना, पैसे से लड़ा जाता है। क्योंकि मतदाता का पता उम्मीदवार को ही होता है और इसमें कितना बहेगा और कौन सबसे अधिक बहा रहा है, इसकी खबर आपको प्राप्त करनी चाहिए। ग्राउंड जीरो पर आप जा ही रही हैं। और देखिए, तिरहुत का चुनाव इसलिए ज़्यादा खर्चीला और महंगा है क्योंकि यह क्षेत्र कभी देवेश चंद्र ठाकुर का हुआ करता था, जेडीयू का गढ़। हाँ, जो सीतामढ़ी के सांसद, गर्व मत कहिए, ठीक है 3 बार जीते हैं, सीतामढ़ी के सांसद बन गए, इसलिए वैकेंसी हुई। और देवेश चंद्र ठाकुर खुले हाथ से खर्च करते हैं, तो इसलिए जो खुले हाथ से खर्च करने का ट्रेंड बना हुआ है। तो ये जो 4 उम्मीदवार हैं, इनमें कौन और टेक्निकल क्या? देखिए, इसमें जो मतदाता होते हैं उन्हें एक ही बैलेट पेपर पर, इसमें ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, 3 वोट देने होते हैं। प्रेफरेंस। हाँ, ठीक है ना। प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3। और परिणाम यह होता है कि कभी कभी जब इसकी मतगणना भी अलग है। इसमें यह नहीं हुआ कि पहली प्राथमिकता के मत हैं, यदि मान लीजिए कि 50,000 वोट पोल हुए, किसी को 24,000 आया और दूसरे को 22,000 आया, तो 24,000 वाला चुनाव जीत जाएगा। जब तक 25,001 मत पूरे नहीं होंगे, यदि 24,000 ही मत आए हैं, तो दूसरी प्राथमिकता के मतों की गिनती। इसलिए कभी कभी ऐसे भी नतीजे देखने को मिल जाते हैं कि पहली प्रायोरिटी में कोई और आगे था, लेकिन पहली प्रायोरिटी में रिजल्ट नहीं निकला, तो दूसरी प्राथमिकता के मत गिने गए और उसमें चुनाव कोई और जीत गया। जो मेरी समझ है, रवि सर और ज़्यादा बेहतर बताएंगे। इसके बाद पहले समझ लीजिए, फिर हम बताते हैं कौन आगे है कौन पीछे है। चलिए रवि जी, हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि क्या कुछ इसमें टेक्नोलॉजी है जो आती है, जिसको समझना जरूरी है। देखिए ज्ञानेश्वर जी ठीक बोले कि ये सबसे बड़ी बात है, ईवीएम से चुनाव नहीं है, यह बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है और बैलेट बॉक्स में डालना है। बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर, ये 2 बात बता दीजिए। अब तक हम लोग ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ही हम लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, तो ये बैलेट बॉक्स से होगा और इसी से मतदान की प्रक्रिया भी चलेगी। और उसमें आपको प्रेफरेंशियल वोट देना है। आपके नाम के सामने रोमन में सिर्फ 1 लिखना है और वह भी आपको अपनी कलम अपने पेन से नहीं लिखना है। अच्छा। वो जो आपको जिस मतदान केंद्र पर जहां जाएंगे, आपको जो प्रक्रिया जहां पर मतदान की होगी, वहीं पर आपको जो पीठासीन पदाधिकारी होंगे या जो भी चुनाव के अधिकारी होंगे, वह आपको कलम प्रोवाइड करेंगे। उसी कलम से आपको इस्तेमाल करना है और सिर्फ रोमन में 1 लिखना है या 2 लिखना है, 2, तो वो, या फिर 3। ऐसा नहीं कि उसमें आप जैसे
टिक मार्क कर दिए या फिर हस्ताक्षर कर दिए या अन्य कुछ कर दिए तो वह इनवैलिड हो जाएगा। और उसको देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम ज्ञानेश्वर जी से ऑफ द कैमरा बातचीत भी कर रहे थे, तो उस बातचीत के क्रम में हम बता रहे थे कि जो बैलेट पेपर है उसको फोल्ड करने का क्या तरीका होगा। अगर यदि आपके नाम के सामने आप मान लीजिए जैसे ज्ञानेश्वर वात्सायन लिखा हुआ है, अगर उम्मीदवार को हम फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट देना चाहते हैं तो 1 नंबर सामने उनके लिखेंगे और जो फोल्ड करेंगे वह कागज पेपर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, सो दैट कि अगर यदि सिर्फ 1 फोल्ड करना है। हाँ नहीं, उसमें और हम बता रहे हैं और भी फोल्ड होगा उसको, जाएगा ही नहीं जी। तो वो उसको इसके, क्योंकि इंक जो उनका 1 नंबर नाम के सामने होगा तो ऐसे आप फोल्ड करेंगे तो वो सामने उनका होगा। अगर यदि उल्टा दिशा से अगर नीचे से ऊपर आप करेंगे तो फिर दूसरे पर चला जाएगा, तो वो वोट जैसे ही इंक दूसरे पर लगेगा इनवैलिड हो जाएगा। फोल्ड के चक्कर में समरीन कई उम्मीदवार चुनाव हार गए, वोट किसी और का था और फोल्ड जो है मतदाता है उसने गलत तरीके से कर दिया, तो ऊपर इंक लगा था नीचे भी इंक आ गया और मत जो है इनवैलिड हो गया, और जिसको मत मिला था वह चुनाव हार गए और जिसको नहीं मिला था वह चुनाव जीत गए। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति भी बिल्कुल देखने को मिलती है। बिल्कुल, इसीलिए वो उसको फोल्ड करने की प्रक्रिया है, उसको बैलेट बॉक्स में डाल देना है आपको। ये तो मैंने क्या नहीं करना है, आपको जो इस्तेमाल जो कलम जो आपको बूथ पर मिलेगा, मतदान केंद्र पर मिलेगा, उसी का आपको 1 लिखना है या 2 लिखना है या 3 लिखना है। टिक लगाया तो आपका मत खत्म हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, वो अब वैध नहीं होगा। नंबर 1 बात समझ लीजिए। और दूसरी बात क्या है, किसी भी अभ्यर्थी जो भी कैंडिडेट होंगे उनके नाम के सामने ही आपको वह अंक जो है सो वह मार्क करना है 1, दूसरे के सामने नहीं। अब अगर दूसरा के सामने करिएगा तो फिर सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस इस तरीके से। और प्रेफरेंशियल वोट जब काउंट होगा तो ऐसी बात नहीं है कि मान लीजिए आपको 20,000 पोल हो रहा है या 25,000 पोल हो रहा है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको कितना मिला। फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर यदि आपको 10,000 मान लीजिए वोट अगर यदि आपको मिला फर्स्ट प्रेफरेंस का, 10,000 एक मिल गया तो जीत गए आप, जीत गए आप। तो फिर वैसी अगर सेकंड प्रेफरेंस का भी वोट का भी देखिए वो फिर उसके बाद शुरू होना होता है, तो वो इसीलिए इसका देखिए काउंटिंग जो मतगणना है देखिएगा लेट आवर्स तक चलता रहता है। ऐसा नहीं कि आपको माने सुबह में काउंटिंग हुआ और जो है सो दोपहर तक परिणाम आपको रुझान ट्रेंड मिलने लगा, ऐसा नहीं होता। ये बहुत टेक्निकल चुनाव है, इसलिए आप मतदाता को जो ज्ञानेश्वर जी ने शुरू में ही कहा कि आपने वोटर बनाया है, मतदाता आपको जानकारी है कि फलना फलना को हमने बनाया है, उसको बूथ तक आपको सुनिश्चित करनी होगी कि वह मतदाता मेरा बूथ तक जाए, तभी जाकर के आपकी जीत भी सुनिश्चित होगी। चलिए, बड़ी बात आपने बताई। तो अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे ज्ञानेश्वर जी कि क्या लगता है किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है तिरहुत में? देखिए, जो अपने मतदाता को ठीक से पहचान रहा है, देखिए इसमें पर्ची भी बिक जाती है। जब मतदाता बनाने का वक्त होता है तो लोग पर्ची देकर कह देते हैं कि हमने इतना वोटर बना दिया, लेकिन पर्ची तो मिल गई लेकिन पता ठिकाना कहाँ। तो जो कोऑर्डिनेट करेगा मतदाता को और बूथ तक ले जाएगा, जैसा रवि सर कह रहे थे, वही विजेता होगा। लेकिन अब देखिए 4 उम्मीदवारों की चर्चा हो रही है, 4 पहलवान मैदान नहीं पहलवान तो अधिक हैं, लेकिन 4 की चर्चा सबसे अधिक हो रही है। तो देवेश चंद्र ठाकुर सांसद बन गए, नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है अभिषेक झा पर, इंजीनियर अभिषेक झा पर, ठीक है। जेडीयू के अच्छे प्रवक्ता हैं और जेडीयू की पूरी ताकत लगी हुई है अभिषेक झा के पक्ष में, ठीक है ना। बीजेपी की ताकत भी लगी हुई है, आपने देखा ही था कि किस तरीके से नामांकन के बाद जो सभा हुई थी उसमें तमाम दिग्गज पहुंचे थे। तो ताकत लगी हुई और सरकार का पक्ष हमेशा मजबूत होता है। और उपचुनाव में तो देखिए सरकार और ज़्यादा प्रभावी होती है। तो तंत्र में तो अभिषेक झा का जो वहाँ अभियान है वह तेज चल रहा है, पार्टी लगी हुई है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन एक सांसद का विरोध भी है, ठीक है ना, नाम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और एक पार्टी से मदद भी थोड़ी कम मिल रही है, अभी भीतर की बात आपको बताते हैं। तो इन परेशानियों से उन्होंने कितना मत बनाया और कितनों को बूथ तक पहुंचा देंगे, यह देखने की बात होगी। अब देखिए, यह अभिषेक झा की बात हो गई। अब यदि हम गोपी किशन की बात करें, देखिए इनके पिता जो हैं कभी विधायक रहे थे। आरजेडी पता नहीं क्या आरजेडी के भीतर है, आरजेडी अपनी ताकत लगाती ही नहीं लगाती है, पहले ही मैदान छोड़ देती नहीं मैदान छोड़ नहीं देती, हम ये कहें मैदान में इंटरेस्ट नहीं लेती है।
इंटरेस्ट नहीं लेती है। तो गोपी किशन के साथ भी यही परेशानी हो रही है कि लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, अब इन्होंने कितने मत बनाए, देखिए पैसा खर्च करने में इन्हें परेशानी हो रही है, और यदि पैसा खर्च नहीं करेंगे, देखिए यह चुनाव कितने करोड़ का होगा पता नहीं है, और 12 महीने के बाद फिर होना है। हाँ, तो यह देखिए इनके साथ आरजेडी के साथ, आरजेडी का जो संख्या बल है और आरजेडी के नेतृत्व में अभी हमें वहां कंजूसी दिख रही है मेहनत में। तो यह स्थिति है गोपी किशन की। अब देखिए ये जो राकेश रोशन की भी बहुत चर्चा हो रही है, ठीक है ना। और वैशाली से देखिए, इसमें 4 जिले आते हैं, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी। तो वैशाली से अकेले राकेश रोशन, वैशाली देखिए, वैशाली से राकेश रोशन ये पहले कहाँ थे, पहले चिराग पासवान के साथ थे। तो चिराग पासवान चूंकि एनडीए गठबंधन में हैं, तो वह खुले तौर पर समर्थन तो कर नहीं सकते, करेंगे भी नहीं, गठबंधन धर्म का निर्वहन करेंगे। और अभी इमामगंज को लेकर इतना विवाद हो चुका है। लेकिन जब राकेश रोशन, उनके पिता बैजनाथी सिंह हुआ करते थे, उनकी हत्या हुई थी, ठीक है ना, और हमने देखा अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन भी आया, अखबारों में बड़ा विज्ञापन अभिषेक झा का भी देखने को मिला और बैजनाथी सिंह के बेटे राकेश रोशन का भी देखने को मिला। लेकिन जो एलजेपी का कैडर है उसके, और इन्होंने मतदाता भी ठीक ठाक बनाए हैं, तो राकेश रोशन की स्थिति ये रही। अब बात कीजिए जनसुराज के प्रत्याशी विनायक गौतम की। इनके पिता, हाँ, डॉक्टर विनायक गौतम, इनके पिता राम कुमार सिंह पहले एमएलसी हुआ करते थे। तो लेकिन हुआ क्या है कि उपचुनाव में चारों सीट पर जनसुराज को हार मिली है, तो भाव थोड़ा घट गया है। जमानत भी जब्त हो गई 2 जगह। लेकिन देखिए इसके बाद भी 10% से अधिक मत लाना, पार्टी 2 महीने पूरा नहीं की थी और 10% मत आ गया, यह देखिए प्रशांत किशोर का जादू खत्म हो गया, यह बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि यह टेक्निकल चुनाव है, हाँ, ठीक है ना। तो मत इन्होंने कितना बनाया, इसमें बहुत पार्टी की भूमिका, और आप बूथ तक पहुंचा देंगे। फिर देखिए आपको आलस्य छोड़ना होगा, आलस्य छोड़ना होगा। और देखिए एक चीज घर से निकलना होगा। एक चीज तो आपने देखा ना कि अभिमान और गुमान, हाँ, सुरेंद्र यादव के बेटे का अभिमान खत्म हो गया, जगदानंद के बेटे का गुमान कैसे खत्म हो गया। तो तिरहुत की लड़ाई दिलचस्प है, और अभी आप ग्राउंड जीरो पर जा ही रही हैं, वहां जाकर मालूम होगा कि इन चारों में कौन सबसे अधिक आगे जा रहा है, कौन सबसे अधिक रुपया बहा रहा है। क्योंकि उम्मीदवार को चुनाव जीतना है, मतदाता को वोट देना है, मतदाता को पता है कि हमें दामाद की तरह बूथ तक ले जाया जाएगा, और जब दामाद की तरह ले जाया जाना है तो उनका स्वागत भी करना पड़ेगा, उनकी विदाई भी करनी होगी, उन्हें एक रात पहले से इकट्ठा भी करना होगा, गाड़ी भी देना होगा, जलपान भी, हाँ, मनाना भी होगा। और देखिए जब वोटर बनाए जा रहे थे तो जातीय समीकरण भी देखे जा रहे थे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे आखिर होगा क्या। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।